स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं और वो नया टॉपिक कोई और नहीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एप्लीकेशंस के ऊपर है, जिसको हम बॉन्डिंग के द्वारा भी समझने की बात करेंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग के माध्यम से हमने सिंपली बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग होती है। इसी के साथ जो हमारा मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बॉन्डिंग, इस पर आज डिस्कशन करते हैं। प्रमुख रूप से इस पर डिस्कशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रमुख रूप से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स को फिर से देखना पड़ेगा। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स मेनली इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग के लिए बात की जाती है, जहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफाइन करते हैं। फॉर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स के विषय में आपको पहले ही बताए कि दोज एलिमेंट्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जो सामान्य तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। बहुत कॉमन सी थ्योरी है। तो इसी के साथ हम यहाँ बात करते हैं ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड बना हो जिसमें कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि जैसे कोई एलिमेंट्स मेटल के फॉर्म में आता है कब, जब वो कंप्लीट वे में अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है, मतलब कि उसके साथ कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं करता। फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने का मतलब कि एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट वैलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं करते हैं। पूर्णतः कहते हैं भाई इस इलेक्ट्रॉन को ले जाइए, हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कंडीशंस को दिखाने के लिए यहां पर कहा गया कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि वह एलिमेंट अपने लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे पूर्णतया छुटकारा पाना जाता है। फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब बात इस चीज की है कि कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो लूजिंग एंड गेनिंग प्रोसेस में जो लूजर्स होता है वो मेटल्स हो गया, और जो एक्सेप्टर या गेनर्स होता है उसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल हमने सजेस्ट किया MgCl2 का। MgCl2 में आपने देखा, जिससे आप मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हो, कैसे हम इनके इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, कैसे एक दूसरे को दान करते हैं। यहां हम देखेंगे इस इक्वेशंस के माध्यम से Mg gives Mg+2। Mg+2 की मीन्स आयोनाइजेशन स्टेज है, आयनित अवस्था में कब? +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि Mg का +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज करने की कंडीशन Mg+2 इलेक्ट्रॉन से शो कर रहा है कि Mg का जो आयोनाइजेशन स्टेज है वो +2 चार्ज के साथ है। तो +2 चार्ज कब मिला उसे? जब वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। सेम कंडीशंस में Cl+1 इलेक्ट्रॉन। Cl+1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो Cl की कैपेसिटी आप देखते हैं 287 होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो 287 में टेम्पोररी स्टे करने के लिए थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से हैं, इसके कारण वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, और एक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में आयोनाइजेशन स्टेज को क्या दिखाएगा? Cl-। Cl- का मतलब कि उसका निगेटिव चार्ज फाइंड होगा, क्योंकि एक टाइम में, फर्स्ट टाइम में उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस तरह से अगर Mg से उसको कंप्लीट रिएक्शन करना है तो जाहिर सी बात है उसको 2 बार जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास 2 क्लोरीन होना आवश्यक है। एक क्लोरीन अकेले 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। तो यहां पर हमने इसका फिगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में दिया कि Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स की बात देख रहे हैं। तो Mg और Cl में जब इसकी बॉन्डिंग बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन भी हमारा क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल Cl है, तो इसको क्रॉस इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल जो इलेक्ट्रॉन सिंबल होगा उसको क्रॉस के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो जहां पर क्रॉस बना हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन, उससे हम क्या कहेंगे? Cl का इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जो डॉट पॉइंट बना हुआ है वो डॉट पॉइंट मेटल का इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये दिखाया गया है कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है।
और Cl के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 2 4 2 6 प्लस 1 7, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका जाकर के क्लोरीन से जुड़ेगा, फर्स्ट क्लोरीन से। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन Mg का दूसरे क्लोरीन एटम से जाकर के जुड़ेगा और इस तरह से आयोनाइजेशन स्टेज में ये Mg+2 और Cl 2Cl-1 के रूप में रहेगा। और जब इसको हम एज ए कंपोनेंट रीड करेंगे तो MgCl2 रीड करेंगे। यहां पर आपको प्रेजेंटेशंस में दिखाया गया कि लास्ट ब्रैकेट में आप देख रहे हैं एक डॉट पॉइंट बना है और उसी के नीचे एक क्रॉस पॉइंट है। डॉट पॉइंट क्या दिखा रहा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है और ये क्रॉस पॉइंट जो है नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। तो इस तरह से जो हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन अच्छे ढंग से होना चाहिए, साथ में उनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स से ये लगे कि लाइक एज ए लाइव ट्रांसफर हो रहा है। लाइव ट्रांसफर होने का मतलब कि जिससे मेटल से नॉन मेटल्स कैसे बन रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, हम अच्छी तरह से समझ सकें बाय फिगरेटिक, मतलब फिगर के माध्यम से। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की पोजीशंस क्या होती है कि हम आयनिक कंपाउंड के विषय में क्या वर्कआउट करेंगे और उनकी क्या पोजीशंस होती है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लाइक एज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर हमने आयनिक बॉन्डिंग शुरू ही किया है तो आयनिक बॉन्डिंग का अभी स्ट्रक्चर्स आपने देखा तो प्रॉपर्टीज मस्ट हो जाता है कि इस प्रॉपर्टीज के विषय में हम जानेंगे। यहाँ फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड क्रिस्टलाइन होता है। हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्रिस्टलाइन की उनको अगर हम सपोज कीजिए बाय प्रेशर, बाय हैमरिंग उनको हम पाउडर के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्रिस्टलाइन पोजीशंस में होते हैं, तो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसी के साथ साथ एक इनका दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ब्रिटिल एंड ब्रेक इनटू पीसेज। ब्रिटिल एंड ब्रेक इनटू पीसेज कि जब हम इनको हैमरिंग करते हैं तो ये नॉन मेटल्स जैसा क्या हो जाते हैं, दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं ब्रिटिल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर अप्लाइड। व्हेन प्रेशर अप्लाइड का मतलब कि जब हम इस पर दबाव देते हैं। प्रेशर कब देंगे, प्रेशर का फार्मूला फिजिक्स में आप जानते ही हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है कि एक निश्चित क्षेत्र विशेष पर जब हम बल लगाते हैं तो उसे प्रेशर के रूप में जानते हैं। तो वही चीज यहां पर कहा गया ब्रिटिल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर अप्लाइड। जब इस पर कोई दाब लगाया गया और दाब लगाया गया तो किस रूप में ब्रेक हो जाते हैं, मोर देन 2 पार्ट्स में। इस तरह से इनका जो फिजिकल नेचर है, पहली चीज है हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड ये आयनिक कंपाउंड के लिए मस्ट होता है और साथ में जब इनको दबाव दिया जाता है तो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। सेम कंडीशंस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। कभी भी कोई भी केमिस्ट्री के कंपाउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होता है। अगर वो सॉलिड अवस्था में है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, और अगर वो लिक्विड अवस्था में है तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है। ये दोनों चीजें हमें जाननी होती हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर अगर सॉलिड में है तब भी उसको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, लिक्विड में है तो बॉयल करने के लिए तब भी हाई टेम्परेचर चाहिए। आप लिख, यहां पर हमने सेकंड पोजीशन बताया लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। ऐसे आयनिक कंपाउंड को या ऐसे कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम अधिक मात्रा में ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो ये जल्दी ब्रेकअप नहीं होते। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता, किसमें घुलनशील होते हैं। तो ये मेनली क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं, जिसे हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्यों कहते हैं इसको, पोलर सॉल्वेंट होने का मतलब कि ये बाइपोल कन्वर्ट होता रहता है आयोनाइजेशन स्टेज में, पॉजिटिव आयन टू निगेटिव आयन। तो इस तरह से वाटर जो होता है, वाटर आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस H+ आयन और O- आयन में चेंज हो जाता है। इसके कारण हम इसको पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या सॉल्वेंट,
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ये इनका नेचर है आयनिक कंपाउंड का। कहने का मतलब कि नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? मेनली जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो इनका व्यवहार गुड होता है। गुड नेचर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, लेकिन जब सॉलिड अवस्था में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं या उसके रोल को प्ले नहीं करते। बिकॉज उसका रीजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि उसमें आयनों का मूवमेंट जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने की क्रिया इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड स्टेज में ऐसी अवस्था नहीं संभव होती। इसके कारण अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड अवस्था में है तो गुड कंडक्टर नहीं हो सकता, लिक्विड अवस्था में है तो गुड कंडक्टर होगा। इससे ये चीज क्लियरिटी आ गई कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, आयोनाइजेशन स्टेज में होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग की बात होती है, और जो मेन फीचर्स हैं उनके फिजिकल नेचर में आपने देखा हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेम कंडीशंस फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की आती है, तो हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लार्ज एनर्जी की आवश्यकता होती है इनको तोड़ने के लिए। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन वाटर मीन्स वाटर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है, अदरवाइज नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जबकि ये नॉन पोलर सब्सटेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि अघुलनशील होते हैं। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी जो इनकी थी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड अवस्था में गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सॉलिड अवस्था में ये बैड कंडक्टर होते हैं, या हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी एफिशिएंसी जो होती है वो लेस हो जाती है। तो सेम कंडीशंस में आगे बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स। अब बात मेटल्स की आ गई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से मिले जुले आज हम 3 से चौथा वीडियो बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमें इनको क्यों जरूरत पड़ती है? बार बार हम क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स पर ही आ जाते हैं? तो इनकी आवश्यकता मेनली क्या होती है कि नेचर में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें मेनली 2 कैटेगरीज फाइंड आउट की गई, मेटल एंड नॉन मेटल्स। एक तीसरी कैटेगरी जो आई वो मेटलाइट्स की बात आई कि उसमें कुछ ट्रांजिशनल फीचर होते हैं, कभी वो मेटल का सपोर्ट करते हैं, कभी नॉन मेटल का सपोर्ट करते हैं। तो यही 3 अवस्थाएं होती हैं, और तीसरी अवस्था को जानने के लिए हमें बार बार डीप कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है मेटल एंड नॉन मेटल्स के, और इनमें भी विशेषताएं कुछ होती हैं जो मेटल्स में होती हैं नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। कभी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स से थोड़ा सा डिफर करके जाती हैं तो मेटलाइट्स की कंडीशंस में आ जाती हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस, जिसे आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर 2 वर्ड्स। साइंस का मतलब ये हो गया अपडेशन ऑफ नॉलेज, जिसमें आप नॉलेज को अपडेट करते हैं। सेम सीक्वेंस में टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है जस्ट लाइक एप्लीकेशन फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। तो सामान्य तरीके को एप्लीकेशन के फॉर्म में जानने के लिए हम उसके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, वह तकनीकी ज्ञान क्या है। तो जब तकनीकी ज्ञान की बात आती है तो फिर हमें मेटल एंड नॉन मेटल को बार बार रिवर्स कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है कि उसकी डीपनेस क्या है, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से हम बार बार उन्हीं पर रिपीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स। कहने का मतलब कि इसमें एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स की बात जब करते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, मतलब एक्सटेंशन सामान्य तौर पर एक्सक्रेशन आपका मेटल आप कह सकते हैं। तो एक्सक्रेशन ऑफ मेटल्स का मतलब कि मेटल्स को पहचानना, मेटल्स को खोजना, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन कहाँ से हम ला सकते हैं, तो वहां पर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से प्राप्त करते हैं।
मतलब कि जो उसका अयस्क होता है, जैसे हम सामान्य तौर पर किसी को खोजने जाते हैं तो उसका एक मिनिमम लोकल एड्रेस चाहिए, लोकल एड्रेस पर खोजते हैं, फिर वहां से पता लगता है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो कहाँ उसके होने की संभावना है, वहां खोजते हैं। सेम कंडीशंस में अगर हम ऐसे मेटल्स को खोजना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेज उनकी ओर प्रोसेस होती है। ओर प्रोसेस पर भी हमें देखना होता है कि उनका ओरिजिन कहाँ है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ओर इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स, या उसको कह सकते हैं एक्सक्रेशन ऑफ मेटल्स, जहां पर हम मेटल की उत्पत्ति की बात करते हैं। सेम कंडीशंस में द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉयल, जो इम्प्योरिटीज होती है, सॉयल हो, सैंड हो, सॉयल का मतलब भूमि जान रहे हैं, सैंड मीन्स बालू, जो कि सामान्य तौर पर भूमि और बालू के तमाम स्ट्रक्चर्स आप जानते ही हैं, एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, बेस ऑफ द मैटर के विषय में बताया जाता है। तो सामान्य तौर पर इनकी ओरिजिन क्या होती है, वो सॉयल होती है, भूमि जिसे आप कहते हो, और कहीं कहीं सैंड की अधिकता होती है, तो सैंड इज द अनदर स्टेज ऑफ सॉयल कह सकते हैं। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर बात करते हैं द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज। अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली होती हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपस में मिक्सअप होती हैं। तो लाइक सॉयल एंड सैंड ईटीसी फाउंड इन ओर, ये किस में पाई जाती हैं, ओर में, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के अयस्क या पहली अवस्था में पाई जाती हैं। दैट इज कॉल्ड गैंग, गैंग GANGUE, गैंग उसे कहा जाता है। गैंग का मतलब ये हो गया दैट इज द इम्प्योर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट। तो इम्प्योर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसकी प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, और वह प्यूरिफिकेशन करने के लिए फिर इसके हम रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ गैंग। गैंग का एक दूसरा नाम मैट्रिक्स भी है, MATRIX। तो मैट्रिक्स कहें या गैंग कहें, बात एक ही है। तो रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कहने का मतलब कि इनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं। तो इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब कि जहां पर किसी भी एलिमेंट के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ओरिजिन, उनके ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ओर स्टेज से होता है। तो पहले हम उनकी इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, और ये इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर दैट इज कॉल्ड द प्यूरिफिकेशन इनिशियल स्टेज ऑफ द मेटल्स। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब मेटल्स को कैसे हम रिफाइन करें। रिफाइन मतलब समझ रहे होंगे, छानने का मतलब, उनको एनालाइज करने का मतलब कि जिसमें हमें प्योरिटीज मिल जाए और इम्प्योरिटीज बाहर हो जाए। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मीन्स अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये रिफाइनिंग के नाम से जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है, ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन, कि ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, रिडक्शन प्रोसेस। अब यहां पर फिर एक बार आ गया जो हमने शुरू में वीडियोज आपको दिए थे केमिकल इक्वेशन का, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की बात आ गई, तो यहां भी हमें लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करना होगा। तो अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग का क्या रिलेशंस है, मतलब कि फिर हम उसी मेटल एंड नॉन मेटल्स में आ गए और वहां पर ये जानने की कोशिश किए कि आखिर ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां पर हम बात जब करते हैं तो फिर आ जाते हैं, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो रिफाइनिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन, कब हमें प्राप्त होता है, रिडक्शन के बाद प्राप्त होता है, या हिंदी में उसे कहते हैं अपचयन क्रिया के बाद। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो इसके लिए हमने इक्वेशन सजेस्ट किया सोडियम के लिए एट कैथोड। कैथोड का मतलब धनायन जिसे आप कहते हो, धन सिरा जिसका पॉजिटिव नोट जो होता है, तो उस पर Na+, माने कि सोडियम आपका लूजर होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
तो उसको +1 चार्ज मिलता है। कैसे मिलता है, इस चीज को आप यहाँ लेफ्ट हैंड फिंगर पर देख रहे हैं। तो Na+ इलेक्ट्रॉन, Na+ आयोनाइजेशन स्टेज में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बाहर करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके द्वारा सोडियम आफ्टर द रिडक्शन फाइंड हो जाता है। तो यहां सोडियम की पोजीशन आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट के रूप में आ गया और जिस पर कोई आयोनाइजेशन स्टेज का सिंबल नहीं लगा है, प्लस या माइनस नहीं लगा है। उससे पहले लेफ्ट में आपने देखा कि Na+1+ इलेक्ट्रॉन, तो Na+ चार्ज किससे मिला, जब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया और रिडक्शन स्टेज में क्या आ गया, प्योर सोडियम आ गया। तो ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। सेम कंडीशंस में एट एनोड, एनोड का मतलब ऋणायन सिरे पर हम क्या देखते हैं, एनोड में देख रहे हैं 2Cl-, 2Cl- की बात जब हम करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि Cl के 2 एटम्स लिए हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है, इसकी ऑक्सीडेशन कहलाती है। हमें जरूरत हो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो 1 इलेक्ट्रॉन से काम दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो 2 इलेक्ट्रॉन से वर्कआउट करेंगे। तो यहां पर सामान्य तौर पर आप देखते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के लिए सोडियम जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन अब उस रिएक्शंस को समझाने के लिए हमने कहा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस आर वेरी कॉमन इन द केस ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो हमने लिया कैथोड की पोजीशन दिखाया कि सोडियम किस तरह से रिडक्स हो रहा है, और सेम कंडीशंस में एनोड की बात अगर हम करते हैं तो एनोड को अगर हम 2Cl- ले रहे हैं तो इसको Cl2 के फॉर्म में ला रहे हैं और +2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो 2 एटम्स की प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए दिखाया गया है। अगर हमारी जरूरत है तो हम क्लोरीन के साथ 2 एटम्स लेंगे, नहीं जरूरत है तो सिंगल एटम से काम करेंगे। सेम कंडीशंस में कोरोजन की बात आती है। कोरोजन बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस है जिसको हम ये कह सकते हैं कि मेन थीम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करती है। तो कोरोजन का मतलब क्या हुआ, स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, मेटल्स को स्लो प्रोसेस, जिसे कहते हैं स्लो पॉइजन भी लोग कहते हैं, धीरे धीरे खाना। कहने का मतलब कि आप ये देखते होंगे खिड़कियों पर सरिया लगी रहती है जिसे आप सामान्य तौर पर ग्रिल के रूप में कर रहे हैं। पहले लोग सामान्य सरिया लगा देते थे, आज डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग दे रहे हैं ग्रिल में। तो वो ग्रिल जो लग जाती है उसमें भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और एक लंबे समय अंतराल पर आप देखते हैं कि जो आपने पहले स्टेज लिया था लोहे का वो आज नहीं मिल रहा है। तो वो कहाँ चला गया, वो किसके द्वारा चला गया, कोरोजन के माध्यम से, जिसमें स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे, जिसके माध्यम से जो आयरन जिसका ग्रिल बनी थी वो क्या हो गया, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब कि एक तरह से वो अपना अस्तित्व खत्म कर रहा है। तो स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिडक्शन, बाय द रिडक्शन मतलब कि रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, अर्थात उस लोहे की जगह धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाती है, और वही जंग सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो लोहे की कमजोर बना देता है। तो रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, किस पर रिडक्शन करता है, एटमॉस्फेरिक एयर मतलब कि जो वातावरण की हवा होती है। इसी तरह से मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब ये होता है नमी। तो जब हवा सूखी होती है तब तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नमी वाली हवा जो होती है उसकी जंग को बढ़ावा देती है। दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे हम क्या कहते हैं, आयरन पर जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर दूसरा क्या होता है, टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब कि सिल्वर को आप देखते हैं घरों में आभूषण वगैरह बनाया जाता है। जिस समय पहले दुकान से आभूषण लेके आइए तो उस समय शाइनिंग होती है, अच्छी चमक होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो यूज करने के बाद देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो जा रहा है। कलर चेंज हो जाने का मतलब कि गंदा सा दिखाई देने लगता है। तो उसी को कह रहा है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कि मतलब जिस समय वो दुकान से आभूषण आया था उसमें अच्छी शाइनिंग थी, लस्टिंग थी,
लेकिन आज वो चीज नहीं दिख रही है। व्हाट इज द रीजन? तो दिस रीजन इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर गंदगी में कन्वर्ट हो रहा है, और जब फिर हम उसको दोबारा सोनार के यहाँ जाते हैं, उससे फिर से दोबारा प्यूरिफाइड कराने की बात करते हैं, तो वह कुछ परसेंट उस पर कटौती करता है। इसी के कारण पुराने आभूषण जब भी एक्सचेंज किए जाते हैं तो मोर देन 20 और 30% उस पर कटौती कर ली जाती है। तो सेम कंडीशंस में टार्निशिंग ऑफ सिल्वर या फिर ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का कोई वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, तो उस पर क्या होता है, हरे रंग की पॉलिश आनी शुरू हो जाती है। जबकि कॉपर मेनली देखा जाए तो कैसा होता है, सामान्य तौर पर रेड कलर का होता है, रेड से मिलता जुलता। तो रेड से मिलता जुलता कहने का मतलब कत्था आपने देखा है, जो पान में कत्था खाया जाता है, सेम कलर उसका कॉपर का होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम बीइंग उसमें हरापन आने लगता है, और हरापन आना उसका एक तरह से दोष कहलाता है। तो वह सभी दोष ये किस रूप की कैटेगरीज में आते हैं? इसे हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब सामान्य तौर पर वह धातु क्षरित हो रही है, मतलब कि उस धातु की एक लाइफ टाइम बीत रही है, और आफ्टर सम टाइम बीइंग वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। बहुत दिन उसको यूज नहीं करें, कहीं कोने में पड़ा रहता है, तो आफ्टर सम टाइम बीइंग वह धातु अपना धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त कर देती है। लोहे को आप कहीं रख दीजिए, आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स बाद देखिए तो उस लोहे की पोजीशंस कुछ अलग ही दिखाई देगी, और जो शायद मजबूती शुरू में थी वो मजबूती भी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब सरिया जिस समय दुकान से खरीद के लाए हैं उसका रेट और रहेगा, और कहीं 5 साल 10 साल आप उसको खुले में रख दिए, आफ्टर द रिएक्शन उसमें देखेंगे सरिया का तो नाम ही नहीं लीजिए, केवल जंग आपको मिलेगा, और वह सरिया पूर्णतया विघटित हो चुकी होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे मेटल्स का ड्रॉबैक्स होता है। वो वास्तव में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करके अपना अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त कर रहा होता है। सेम कंडीशंस में इनकी बात आई प्रिवेंशन की, कि भाई ये तो सामान्य तौर पर कमी हमने बता दिया। जैसे कोई डॉक्टर है, आपको विभिन्न रोगों का सिम्टम्स बता दे कि ये रोग हो सकते हैं, लेकिन वो चुप हो जाए, फिर आगे कोई बात ना करे, तो आप उसकी तरफ बड़ा सरप्राइज करके हुए देखेंगे कि भाई ये तो आदमी खाली कमी बता दिया, इसका कोई निदान भी है कि बस खाली कमी बताने आया था। तो ऐसी परिस्थितियों में सामान्य तौर पर होता क्या है कि अगर हम उनकी कमियों को बताते हैं तो उनका निराकरण कैसे करें, कैसे हम उसको प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंशन भी इसकी जरूरी होती है। उस प्रिवेंशन के कई प्रोसेस होते हैं। पहला होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन का मतलब सिल्वरीकरण करना, अर्थात उस पर सिल्वर कलर की पेंटिंग कर देना, पॉलिश कर देना। दूसरा होता है एलाइंग, जो आज प्रेजेंट टाइम में हाई टेक्नोलॉजीज के रूप में इसको देखा जा रहा है। हाई टेक्नोलॉजी इस नाते कहना पड़ रहा है कि मैक्सिमम प्लेसेस पर ऐसे इनके एलाइंग के प्रोसेस काफी स्टार्ट हो गए हैं। जैसे अभी आप ग्रिल वगैरह बनवाते थे, पहले आयरन ग्रिल ज्यादा चलती थी, आज की डेट में देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, एल्युमिनियम की, डिफरेंट मेटल्स की बन के आ रही है। और जैसी हमें आवश्यकता होती है, जैसा हमारा बजट होता है, उसी के अनुसार हम वर्कआउट करते हैं अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए। तो चाहे आप एल्युमिनियम ग्रिल लगवाते हैं या स्टेनलेस स्टील की लगवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जंग थोड़ा सा कम लगता है और देखने में थोड़ा सोवर लगता है। तो आज की डेट में जानते ही हैं, फैशन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो दूर से दिखाई देना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पहला प्रोसेस प्रिवेंशन में हुआ गैल्वेनाइजेशन, कि हम उस पर सिल्वर कोटिंग कर दें, सिल्वर कलर की पॉलिश कर दें। दूसरा एलाइंग। एलाइंग की कंडीशंस में दो शर्तें होती हैं। एक होता है बाई गोल्ड। बाई गोल्ड का मतलब आभूषणों पर भी किया जाता है। तो सोने की पॉलिश करना, जो आज की डेट में ओपन मार्केट में या छोटी बड़ी हर बाजारों में रोल्ड गोल्ड का नाम सुना होगा। रोल्ड गोल्ड जो आता है उसमें विभिन्न आभूषण रहते हैं, उस पर सोने की पॉलिश की जाती है। तो सोने की पॉलिश करना तो आसान नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन उससे मिक्सअप, एक मिक्सचर बना करके, जिसे एलाइंग कंडीशंस में कहते हैं, उस पर पॉलिश कर देने से दूर से देखने में वो लगता है कि जैसे सोने का आभूषण है। तो वहां पर बात की जाती है कि हम मेनली मेटल की ही बात कर लें तो गोल्ड में जब 22:2 की पोजीशन होती है,
22:2 का मतलब 22% गोल्ड होता है और 2% उसमें एलाइज मिले होते हैं। वो एलाइज किसके होते हैं? विथ कॉपर एंड सिल्वर, कि मतलब उसमें तांबा या फिर चांदी मिला होता है। और इस तरह से आप देखते हैं ये 22 कैरेट का सोना होता है। 18 कैरेट अगर है तो 18 और 6 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट सोना जो मेटल है, जो उसकी मेन प्यूरिफाइड स्टेज है, वो 24 कैरेट की होती है। और उस अवस्था में मेटल क्या होता है? वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल होने पर आप जानते हैं उसका कोई आभूषण बनाने के लिए सोनार जैसे ही उस पर हैमरिंग करेगा, उस पर कुछ भी प्रेशराइज करेगा, वो तुरंत क्या होगा? वो फैल जाएगी। फैल जाने का मतलब कि वो पतली प्लेटों में बदल जाएगी, पतली शीट बन जाएगी। उससे अगर मान लीजिए धागा बनाना चाह रहे हैं, कुछ आप वायरिंग करना चाह रहे हैं, तो वायर के रूप में फैलना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब एक सीधा सा उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए घर में आटा गूंथा जा रहा हो, और आटा गूंथा जा रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? थोड़ा सा पानी डाले और उसको इकट्ठा करते रहे। जब उसमें बैलेंस पानी और आटे का सही रहता है तब तो आटा बन जाता है, कुछ भी आप भोजन बनाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सामान्य तौर पर आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है, और ज्यादा पड़ जाने के बाद फिर क्या लोग मुहावरा बना लेते हैं कि जब आटा कम होता है तो पानी अक्सर अधिक हो जाता है। तो कहने का मतलब उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं कि भाई उसमें दोबारा आटा डालो और उसके पानी और आटे की बैलेंसिंग ऑर्डर होनी चाहिए। उसका रेशियो जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक वो अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होगा, भोजन बनाने योग्य नहीं होगा। तो सेम कंडीशंस में गोल्ड आभूषणों के लिए भी होता है कि 24 कैरेट का सोना पहली बात तो मिलता ही नहीं है। अगर कोई सोनार कह रहा है तो गलत कह रहा है। 24 कैरेट का कोई बन ही नहीं सकता है। वो बनता मेनली 22 कैरेट का है, और 22 कैरेट उसमें शुद्ध सोना रहेगा। तो शेष 2 कैरेट आपका कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर उसके साथ रहेगा। मैक्सिमम जो आभूषण के रूप में यूज किया जाता है सामान्य तौर पर, उसमें भी थोड़ा सा धांधली सोनार करते हैं, 18 कैरेट का देते हैं, 20 कैरेट, 22 कैरेट, इस तरह से आपकी गिनती आगे पीछे करते रहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आभूषण के लिए मुख्य रूप से 18 कैरेट का सोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें मेनली उस सोने की जो प्योरिटीज होती है वो 18 कैरेट मीन्स 18 ग्राम रहेगी। तो उसमें 6 ग्राम कॉपर और सिल्वर के रूप में मिक्सअप होगा, जो उस सोने को एक लॉन्ग टाइम तक संभाला जा सकता है। तो 18 कैरेट में कभी कभी लोग ये चीज दिखाने लगते हैं, भाई हम तो पैसे वाले हैं, हम 24 कैरेट का ही लेंगे। लेकिन वहां भी सोनार क्या करता है? 24 कैरेट के नाम पर उनसे कुछ ज्यादा ही पैसा ऐंठता है, जबकि सामान्य तौर पर वो 22 कैरेट से ज्यादा का सोना दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका आभूषण ही नहीं बना सकता। तो देगा कहां से, भले वो मोहर लगा रहा हो 24 कैरेट का। तो ऐसी परिस्थितियों में सामान्य तौर पर आभूषणों पर जो कोटिंग की जाती है या रोल गोल्ड के सामानों पर पॉलिशिंग की जाती है, उसमें भी गोल्ड 22:2 या 22:18:6 का रेशियो लेके ही बनता है। तो इसे हम कहते हैं कोरेजन। अब यहां से कोरेजन की प्रिवेंशन की बात मैं कर रहा हूं। सेकंड ऑप्शन इनका होता है कि नहीं, अगर इससे नहीं काम चल रहा है तो भाई आयरन कोटिंग कर दीजिए। आयरन कोटिंग कर देने का मतलब कि आयरन एलॉय जो बनाते हैं, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है, इसमें 0.05% की एक बहुत हल्की कोटिंग की जाती है, जिससे कहने का मतलब कि ऊपर से देखने में कलर स्मार्टनेस आ जाए। तो विथ निकिल एंड क्रोमियम का मिक्सचर होता है। उसमें निकिल और क्रोमियम क्या करते हैं? वो पर्टिकुलर आयरन को चमका देते हैं, शाइनिंग आ जाती है, देखने में सुंदर लगते हैं। आज की डेट में अगर सामान्य तौर पर ग्रिल लगाने के लिए कोई दुकानदार ये कह रहा है कि हम एल्युमिनियम की आपको ग्रिल दे रहे हैं, तो पूर्णतया झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100% एल्युमिनियम देगा ही नहीं। एल्युमिनियम काफी महंगा है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करता है? आपको बेवकूफ बनाता है। आयरन और आयरन विथ निकिल एंड क्रोमियम का मिक्सचर देके ऊपर से शाइनिंग दे दिया, आप भी खुश, आपकी ग्रिल लग गई, आप अपने घर जाइए, उसको पैसा दीजिए। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर ये स्टेनलेस स्टील की कहानी है। इसी के माध्यम से हम घरेलू बर्तनों को भी बनवाते हैं, घरेलू बर्तनों को पसंद करते हैं, और वही व्हाइटनेस देख करके, उसका एक सिंपल कलर देख करके अधिकतर जो सोअर प्लेसेस होते हैं वहां ग्रिल के रूप में हम यही आयरन कोटिंग कराते हैं,
तो ये भी एक तरह से कोरेजन को प्रिवेंट करता है, मतलब इसको धातुओं को बचाने की एक प्रथा है कि सामान्य तौर पर जो स्लो पॉइजन था ऐसा तो है ही नहीं है कि वो पूर्णतया खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, लेकिन जहां उसकी आयु 10 साल थी वो अब बढ़ करके 15 साल हो सकती है, थोड़ा सा और भी माइनस प्लस करेंगे 20 साल हो जाएगी, लेकिन उसमें जो कोटिंग की जाती है वो यही गोल्ड और आयरन कोटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एलाइंग। एलाइंग का मतलब कि आपस में मिक्सचर्स उसमें मिला देते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, वो अहम रोल इसी का होता है जिसे आप मेटलाइड्स बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल्स के दोनों प्रोसेसों को अप्लाई करता है, जिसे आप कहते हैं हाई टेक्नोलॉजी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट है पेंटिंग। पेंटिंग आप देखते हैं कभी भी कोई फंक्शन होता है, घर को साफ सफाई करने के लिए पेंटिंग की जरूरत होती है, जरूरत पड़ने पर हम उनकी पेंटिंग करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते भी हैं। इसी नाते पेंटर कभी भी अपना हाथ धुलता है तो सामान्य तौर पर केरोसिन ऑयल या फिर अन्य ऑयल्स जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं से यूज करता है। तो पेंटिंग करके हम कोरोजन को बचा सकते हैं। अगला है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग या ऑयलिंग, ये चिकने पदार्थ होते हैं, सामान्य तौर पर इनको लगा देने से जो मॉइस्चर की घटना होती है वो मॉइस्चर इस पर हावी नहीं होता है। सामान्य तौर पर आज आप देख रहे हैं व्हीकल या ऑटोमोबाइल उद्योग में इनका विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है, पहिए को मूवमेंट कराने के लिए या अन्य जो बॉडी ऑफ द इंजन होता है उसमें पार्ट्स को मूव कराने के लिए ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग की जाती है। नेक्स्ट है इसमें टिन आर क्रोमियम प्लांटिंग। टिन आर क्रोमियम प्लांटिंग का मतलब कि इसमें टिन और क्रोमियम प्लांटिंग भी लेटेस्ट में वर्कआउट किया जा रहा है, लेकिन ये सामान्य तौर पर महंगा होता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी सामान्य तौर पर आयरन कोटिंग की है, और आभूषणों के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत हल्का उनका गोल्ड का प्लेटिंग होती है, तो उसमें कहने का मतलब एलाइंग प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि भाई कोरेजन के माध्यम से हमने दोष आपको बताया था, तो दोष को बचने के लिए भी हमने तरीका बताया, और एक नहीं 5 विधियों के माध्यम से बताए। तो ये हो सकता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये महत्वपूर्ण यही मुख्य चीजें थी जो पिछले वीडियोस में छूट गया था। तो हमने कहा नहीं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे जो हमसे जुड़े बच्चे हैं या जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको मेटल एंड नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ना हो। आगे एलॉय की डेफिनेशन भी हम दे रहे हैं कि एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। ये क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब आप समझते ही होंगे कि ऐसा मिक्सचर जिसमें बार बार रिएक्शन करने के लिए एक न्यू स्टेज चेंज होती रहती है। कहने का मतलब कि एक सामान्य भाषा में आप ये जान लीजिए कि ऐसे कोई भूखा आदमी है, आपने 1 रोटी दिया तो भूख उसकी थोड़ी कम हो गई, 2 रोटी दिया थोड़ा सा और कम हो गई, 3 रोटी दिया तब भी थोड़ा सा कम होते गई। एक स्टेज ऐसा आता है वो कहता है बस अब हमें नहीं भोजन चाहिए, तो वो हेट्रोजीनियस स्टेज हो जाती है। तो ये हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस होने के कारण ये क्या करता है? मेटल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जो उसकी स्लो पॉइजन वाली कंडीशंस थी उसकी थोड़ा सा लाइफ टाइम बढ़ा देता है। तो एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or non-metals in the case of अमलगम। अमलगम या सामान्य तौर पर ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो सामान्य तौर पर बच्चे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। उसी के एग्जाम्पल्स में आपका च्युइंगम, चॉकलेट या डिफरेंट टाइप्स की चीजें बनाई जाती हैं। तो वहाँ अमलगम किससे बनता है? जिसमें सामान्य तौर पर सोडियम प्लस मरकरी को मिक्सअप करके एज ए एलॉय प्रिपेयर किया जाता है, और उसको बच्चे खाने का एक सीधा सा उद्देश्य यही समझते हैं कि वो बार बार मुंह में चलाते रहते हैं, और मुंह में चलाते रहने से उनके मुंह में एक विशेष तौर पर लार बनता रहता है। वह लार भोजन के पाचन के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कभी कभी आप खा लिए, हर समय अगर आप खाते हैं और संजोग से वो आपके मुंह में कहीं फंस गया या अंदर जाके लीवर में कहीं फंस गया, तो ये फ्यूचर के लिए नुकसानदेह होता है। इस नाते हमें यहाँ पर ये बताना जरूरी है
कि अमलगम तो ठीक है, लेकिन उसका जो प्रेजेंट टाइम एप्लीकेशंस है वो बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे उसको उपयोग करते हैं। तो सामान्य तौर पर हमारा तो रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे बच्चों को जानना चाहिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको च्युइंगम वगैरह या चॉकलेट वगैरह बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है और ये अमलगम से बनाया जाता है। इसमें सोडियम और मरकरी के साथ या कहीं कहीं कॉपर और मरकरी के साथ भी मिक्सर यूज किए जाते हैं। ये सामान्य तौर पर एलायज होते हैं। इनकी एक सीधी सी विशेषता होती है कि रियलिटी कुछ और होती है और दिखाई कुछ और पड़ते हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ आज हम मेटल एंड नॉन मेटल को पूर्णतया समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि इसके बाद भी हैं जो अगले स्टैंडर्ड में, फिर जब हम 10+2 स्टैंडर्ड शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। और तब तक के लिए 10th क्लास स्टैंडर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड जिसे आप कहते हो, उस सब के लिए फायदेमंद है। तो मेटल एंड नॉन मेटल पर इतना कॉन्सेप्ट बहुत पर्याप्त है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मैथ्स के चैप्टर के लेकर के पेश होते हैं, तो वहां पर डिटेल्स बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।